हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने देखा था पोलरीमीटर ट्यूब परीक्षण देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे यौगिक प्रकाशीय सक्रिय होंगे और प्रकाशीय निष्क्रिय होंगे। अगर वो घूर्णन कर रहे होंगे, कौन घूर्णन कर रहा होगा? पीपीएल अगर घूर्णन कर रही होगी तो यौगिक प्रकाशीय सक्रिय होगा, और अगर घूर्णन नहीं कर रही होगी तो प्रकाशीय निष्क्रिय होगा। आज हम लोग बात करते हैं आर और एस विन्यास की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल पक्का 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 बनता है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो आर एवं एस विन्यास, जैसे अपन ने ईजेड विन्यास पढ़ा था ज्यामितीय समव्यता में, वैसे के वैसे आर और एस विन्यास है। ज्यामितीय समव्यता में ज्यामितीय इकाई के सापेक्ष अपन ई और जेड विन्यास देखते थे। यहाँ पे आर और एस विन्यास किसके लिए बात करेंगे? अपन ने किरेल केंद्र पढ़ा था बेटा कि किरेल केंद्र क्या होता है? जिससे जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं भिन्न होती है, उस केंद्र को किरेल केंद्र बोलते हैं। तो उस किरेल केंद्र के लिए हमें विन्यास देना पड़ेगा। तो विन्यास किसके कैसे देते हैं हम? आर और एस। यहाँ पर ई जेड सिस ट्रांस नहीं चलता, किरेल केंद्र के लिए विन्यास चलता है आर और एस। आर का मतलब क्या है हमारे लिए? आर का मतलब है बेटा रेक्टस। एस का मतलब क्या है? सिनिस्टर। ठीक है, पता नहीं कौन सी भाषा में है ये मतलब, ठीक है ना, हमें कोई मतलब नहीं उस भाषा से, हमें तो हमारी भाषा में देखना है। और हमारी भाषा में देखेंगे तो आर का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज, और एस का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामाव्रत। ठीक है ना, आप जैसा चाहो वैसा सोच सकते हो। अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कंफर्टेबल फील करते हो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल लो, घड़ी की दिशा, घड़ी की उल्टी दिशा बोल लो, चाहे दक्षिणाव्रत और वामाव्रत बोल लो, सब सही है। कैसे पता चला मेरे को दक्षिणाव्रत कौन सा है, वामाव्रत कौन सा है? जब मैं आर बनाता हूँ, ध्यान से देखना, जब मैं आर बनाता हूँ तो मैं घड़ी की दिशा में चलता हूँ, ऐसे घड़ी की दिशा में गया मैं। और जब मैं एस बनाता हूँ तो मैं घड़ी की उल्टी दिशा में गया, ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा हूँ। तो जब घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा हूँ तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। अभी आपको कुछ नहीं पता कि कैसे आर और कैसे एस निकलेगा, मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं है। मैंने आपको बस इतना सा बताया कि आर का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। एस का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या क्लॉकवाइज है, क्या एंटी क्लॉकवाइज है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, केसेस पढ़ेंगे, 3 केस पढ़ाऊंगा। सोर्स न्यूमान के लिए आप सारा का सारा सीख जाओगे कि किस तरीके से अपन आर और एस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आर एस विन्यास निकालते किसके लिए वो देखते हैं, फिर और क्या क्या लगने वाला है वो देखते हैं। आर एवं एस विन्यास किरेल केंद्र के लिए दिया जाता है, किरेल केंद्र के लिए दिया जाता है। ठीक है, आर और एस विन्यास किसके लिए दिया जाता है बेटा? किरेल केंद्र के लिए दिया जाता है। अगर मैं त्रिविम समाविवि में प्रकाशीय समव्यता की बात करता हूं, त्रिविम समव्यता की बात करता हूं, तो आर एंड एस विन्यास जो है वो किरेल केंद्र के लिए हमें देना होता है, जबकि ज्यामितीय इकाई के लिए अपन सिस ट्रांस और ईजेड देते हैं। तो आर एस विन्यास किरेल केंद्र के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ आपको मैंने बताया था CIP नियम, ईजेड विन्यास पढ़ रहे थे, उस ईजेड विन्यास में अपन ने कैन, एनगोल और प्रीलोक, 3 हमारे साइंटिस्ट थे, 3 हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सारे नियम दिए थे प्राथमिकता दर्शाने के लिए कि कौन सा समूह ज़्यादा प्राथमिकता रखेगा, कौन सा कम प्राथमिकता रहेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे देते थे अपन। वहाँ पर किसके आधार पर देते थे? परमाणु क्रमांक के आधार पर देते थे। यहाँ पर भी, यहाँ भी समूहों को प्राथमिकता CIP नियम द्वारा दी जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे सारी बातें। ठीक है, CIP नियम में दोबारा नहीं पढ़ाने वाला। ईजेड विन्यास में जाओ और ईजेड विन्यास वाला लेक्चर देखो, वहाँ पे आपको पूरा CIP नियम पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, तो कैन, इनगोल, प्रीलोग वाले नियम से हमें यहाँ पर समूहों को क्या देना है बेटा? प्राथमिकता देनी है। आर और एस की बात करते हैं, कब आर होगा कब एस होगा उसकी बात करते हैं। किसके लिए देना है? किरेल केंद्र के लिए देना है। तो किरेल केंद्र से 4 समूह जुड़े होंगे, हमें उन चारों समूह को प्राथमिकता देनी है CIP नियम के द्वारा। अगर चारों समूहों को हमने प्राथमिकता दे दी और 1 से 2, 2 से 3 ऐसे प्राथमिकता दे देंगे, 1 2 3 4 4 समूह लगे होंगे किरेल केंद्र से, उनको प्राथमिकता दे देंगे परमाणु क्रमांक यानी कि CIP नियम के आधार पर। तो 1 से 2, 2 से 3, यदि हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, तो विन्यास क्या होगा बेटा? आपका आर होगा।
और अगर मैं 1 से 2, 2 से 3 जाते वक्त घड़ी की उल्टी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चला हूं तो विन्यास क्या होगा आपका, एस होगा। नोट करते जाएंगे आप लोग सारे के सारे पॉइंट्स। बहुत शॉर्ट में पॉइंट्स लिखा रहा हूं आपको, ज़्यादा थ्योरी फालतू की नहीं लिखनी, अपने को काम की चीज़ें लिखनी है। क्लॉकवाइज जा रहे हैं 1 से 2, 2 से 3 तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एस होगा। अब कब आर होगा, कब एस होगा, उसके लिए मैंने 3 केस बना रखे हैं। वो 3 केस आपको सीखने हैं और उसी के आधार पर सारे आर और एस विन्यास हमें निकालने हैं। जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे ही सुनते जाना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी लगाना है। उस 3 केस को याद रखोगे, कभी आर एस में गलती नहीं होगी। त्रिविम समाव्यवता में जैसा मास्टर पढ़ाता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो गलती होने के भयंकर चांस होंगे, ठीक है। हमने हमारी प्रैक्टिस से सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, बस रूल्स को फॉलो करते हुए चले जाना है, ठीक है। अगर मैं आर एस विन्यास की बात करूँ, सबसे पहला केस लेता हूँ मैं, यदि उन 4 समूहों में से चौथी प्राथमिकता वाला समूह, यदि चौथी प्राथमिकता वाला समूह डैश पर हो, डैश पर हो मतलब डैश समझते हो आप लोग, डैश मतलब मैंने आपको बताया था आपसे पास आता हुआ या आपसे दूर जाता हुआ, आपसे दूर जाता हुआ, ठीक है। यानी कि जो देख रहा है, ऑब्जर्वर है, जो प्रेक्षक है, उससे दूर जाता वाला समूह जो होगा, यदि वो डैश पर है, चौथी प्राथमिकता वाला समूह आपसे दूर जा रहा है, डैश पर है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज अगर आप जा रहे हो, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आप जा रहे हो तो क्या होगा आपका आर, और 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका क्या होगा, एस। कैसे होगा वो बता देता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, उसी के माध्यम से पूरा का पूरा निपटा देंगे। यहाँ पर आप ये देखो, ये 4 समूह लगा दिए मैंने इस कार्बन पे। आप ध्यान से देखो, क्या ये कार्बन किरेल केंद्र है? बिल्कुल ये किरेल केंद्र है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं कैसी है बेटा, भिन्न है। अब मुझे क्या देना है, परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको अंकन देना है, प्राथमिकता देनी है CIP नियम के अनुसार। तो परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा आयोडीन का होगा, इसको 1 नंबर दूंगा, फिर ब्रोमीन को 2 नंबर, क्लोरीन को 3 नंबर, चौथा नंबर किसको, फ्लोरीन को। आपको कुछ नहीं देखना, वेज पे आ रहा है, डैश पे आ रहा है, सबसे पहले आपको प्राथमिकता दे देनी है। अगर आपकी प्राथमिकता में चौथा प्राथमिकता वाला समूह जो CIP नियम के आधार पर आ रहा है वो डैश पर आता है, चौथी प्राथमिकता वाला समूह अगर डैश पर आता है और 1 से 2, 2 से 3 ऐसे घूमने पर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, इस बात पे निर्भर करेगा कि आपका आर होगा कि एस। अब यहां से 1 से 2, 2 से 3 आप किस तरफ जा रहे हो, घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हो, और चौथी प्राथमिकता का समूह कहां पे बेटा, डैश पे है, यानी कि इसका विन्यास क्या होगा बेटा, आपका एस होगा। इस किरेल केंद्र, इस कार्बन केंद्र की बात करूं, इस कार्बन के किरेल केंद्र की बात करूं तो इसका विन्यास क्या है बेटा, एस है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, यहाँ पे एग्जांपल नंबर, ये तो था फर्स्ट, एक और एग्जांपल सेकंड लेता हूं और फिर उस पर बताता हूं आपको कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या फिर उसमें गड़बड़ है, ठीक है। हमेशा क्या ध्यान रखना है, चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ होना चाहिए, डैश पर होना चाहिए। मैं किसके लिए केस बता रहा हूँ, चौथी प्राथमिकता वाला समूह डैश पर होगा तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में जाते वक्त क्या आएगा बेटा, आर आएगा, और घड़ी की उल्टी दिशा में जाते वक्त क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम घड़ी की दिशा में गए थे या घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में गए थे। घड़ी चलानी तो आती है ना, घड़ी ऐसे चलती है ना, 1 फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, फिर 4 बजेंगे, ठीक है ना। तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में गए थे इसलिए ऐसा आया था। अब यहाँ पर फिर से प्राथमिकता देंगे, मुझे कुछ नहीं पता कि चौथी प्राथमिकता का समूह कौन सा है, कहाँ पर है, ये नहीं पता। मैं तो सीधे प्राथमिकता देना चालू करूँगा CIP नियम के आधार पर। 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर ब्रोमीन को, 3 नंबर क्लोरीन को, 4 नंबर फ्लोरीन को। 1 2 3 4 ये मैंने दे दिया आपके सामने। अब 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 जाने पर मैं कैसे जा रहा हूँ, घड़ी की दिशा में जा रहा हूँ, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की दिशा में जा रहा हूँ, और चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ पर है मेरा, डैश पर। डैश पर होगा तभी ये रूल लगेगा, डैश पर नहीं होगा तो ये नियम नहीं लगने वाला है। मैंने लिखा है चौथी प्राथमिकता वाला समूह डैश पर होना चाहिए। डैश पर होने के बाद देखा कि 1 से 2, 2 से 3 जाने पर क्लॉकवाइज आ रहे हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब इस किरेल केंद्र का विन्यास कितना होगा, आर होगा। कौन से किरेल केंद्र का, आई का, Br का, F का, Cl का या फिर C का? इस कार्बन किरेल केंद्र की बात कर रहा हूं,
उसका विन्यास क्या होगा बेटा, आर होगा। यहाँ पे सिस ट्रांस EZ की बात नहीं करते, RS की बात करते हैं। CIP नियम जब मैंने लिखाया था उसमें मैंने 7वां या 8वां नियम या 7वां नियम में से कोई एक लिखाया था, जिसमें मैंने R और S की बात करी थी और मैंने बोला था कि आगे वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि R और S विन्यास कैसे निकालते हैं। तो वही R और S विन्यास की बात चल रही है। ये पहला केस था जब चौथी प्राथमिकता का समूह आपके डैश पर होगा। तीन कैटेगरी आप खुद समझ गए होंगे कैसे कैसे बन सकती है। या तो चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पे आ सकता है, चौथी प्राथमिकता का समूह वेज पे आ सकता है, या चौथी प्राथमिकता का समूह इन लाइनों पे आ सकता है। और वेज, डैश और लाइन के बारे में मैंने आपको काफी बार बता दिया है। वेज मतलब जो आपकी तरफ आता हुआ है, डैश मतलब जो आपसे दूर जा रहा है, और लाइन मतलब बोर्ड के तल में। इस बोर्ड के तल में है लाइन है, और इस बोर्ड के तल के बाहर क्या है, वेज। इस बोर्ड के तल के अंदर क्या है बेटा, डैश है। ये पहला केस था जब चौथी प्राथमिकता वाला समूह कहां पर था, डैश पर था। अब अगर अपन बात करें कि चौथी प्राथमिकता का समूह कहां है बेटा, वेज पर होगा, तो कैसे होगा, यहां तक आप नोट डाउन करो पहले, फिर बात करता हूं मैं, है ना। यहां तक नोट डाउन करो। हाँ भाई, तो चलो बात करते हैं। यहां पर डैश की तो बात कर ली, अब वेज की बात करते हैं। केस नंबर 2 लिखेंगे। यदि चौथी, भाई हमें सिर्फ चौथी प्राथमिकता पे ध्यान देना है। चौथी प्राथमिकता मतलब जिसको सबसे गिरी हुई प्राथमिकता मिली है, सबसे लोअर कैटेगरी का जो आदमी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि चौथी प्राथमिकता वाला समूह, अब की बार कहां पे रखें, वेज पर हो। चौथी प्राथमिकता वाला समूह अगर वेज पर होगा तो उस केस में आपको क्या लगाना है, जुगाड़। वो जुगाड़ मैं आपको सिखाता हूं और आप सीधे विन्यास निकाल सकते हो। अगर वेज पर होगा तो 1 से 2, 2 से 3 जाने पर बेटा पहले क्लॉकवाइज जाते थे तो क्या आता था, हमारा आर आता था। अब आर ना आके क्या आएगा, एस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पहले वेज पे नहीं था, डैश पे था। डैश पे था तो क्या था, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जाने पर आर आता था। अगर आर आएगा तो अपन उसकी जगह क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, अगर चौथी प्राथमिकता का समूह क्या होगा, वेज पर होगा। इसी तरह से 1 से 2, 2 से 3 जाने पर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं, तो पहले क्या आता था, एस आता था। एस को काट के क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। निकालेंगे बिल्कुल पहले की तरह ही, ठीक है। जो आएगा उसका उल्टा लिख देंगे, जो आएगा उसका उल्टा लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, वही एग्जाम्पल दोबारा से ले लेते हैं। यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब मुझे प्राथमिकता देनी है। प्राथमिकता देने में आप मेरी मदद करोगे। आयोडीन को 1 नंबर देंगे, ब्रोमीन को 2 नंबर देंगे, 3 नंबर क्लोरीन को, 4 नंबर फ्लोरीन को। देख के बताओ हमारा चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ आ रहा है बेटा, वेज पर आ रहा है। यानी कि जो आएगा उसका क्या होगा, उल्टा। तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 गया तो मैं कैसे गया, घड़ी की उल्टी दिशा में गया। यानी कि एस आना चाहिए था, लेकिन एस होगा कि आर, आर होगा। आना क्या चाहिए था, 1 से 2, 2 से 3 जाने पर एस आना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, आर। ठीक है, समझ गए ना। 1 से 2, 2 से 3 जाने पर क्लॉकवाइज जाते थे तो आर होता था, एंटी क्लॉकवाइज जाते थे तो एस होता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर देना है क्योंकि वेज वाली बात है। हमेशा चौथी प्राथमिकता के समूह को डैश पर रखना है। अभी ये बात बता दूंगा, एट द एंड जब सारे केस खत्म हो जाएंगे ना, तो यही बात निकल के आएगी कि डैश पे ले आओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेज पर आ रहा है तो आंसर उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल करके देख लो। यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर मैंने फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ पर मैंने क्लोरीन लिख दिया। वापस से 1, 2, 3, 4 देना है। यहाँ पर 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर दूंगा, इसको 3 नंबर दूंगा, इसको 4 नंबर दूंगा। चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ आ रहा है बताओ, वेज पर आ रहा है। तो 1 से 2, 2 से 3 जा रहा हूँ, तो ये क्या आया हूँ मैं, घड़ी की दिशा में चल रहा हूँ बेटा, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। आना क्या चाहिए था, आर, लेकिन आर नहीं होगा, अब क्या होगा, एस। उल्टा कर देंगे बस, जैसे कर रहे हो वैसे ही करो। मतलब जैसे निकालना है 1 से 2, आपको तो एक चीज याद रखनी है, 1 से 2, 2 से 3 आर होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एस होता है। डैश पर है तो वो का वही लिख देंगे, वेज पर है तो उल्टा कर देंगे। सिमिलर, समझिए, सिंपल सी बात है। तो ये आर है, ये एस है, ठीक है। ये तो था जब चौथी प्राथमिकता वाला समूह किस पर हो बेटा, वेज पर हो। अब चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ आ सकता है, और चौथी प्राथमिकता का समूह लाइन पर भी तो आ सकता है। तो आओ लाइन वाले के लिए बात करेंगे कि लाइन पर आएगा तो कैसे देखेंगे। यहां पर इसको मिटा देता हूं, पोज करके आप लोग लिखते रहेंगे, ठीक है। मेरी मानोगे तो आप पोज करके ही लिख रहे होंगे, ठीक है ना। पोज करके लिखना है, हाँ ठीक है, पोज करके लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, केस नंबर 3,
यदि चौथी प्राथमिकता, देखो आपको ये चौथी प्राथमिकता दूसरी प्राथमिकता ये तब तक समझ में नहीं आने वाला जब तक आपने ईजेड वाला लेक्चर नहीं देखा। ईजेड विन्यास वाला लेक्चर पहले देखो ज्यामिति समावेता में जाके, तभी जाके ये वाली बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ सीआईपी नियम में साफ साफ बता रखा है कैसे प्राथमिकता निकालते हैं। वापस से बताऊंगा, 2-3 लेक्चर खराब होंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है, सेंसलेस बात है। उन बच्चों का टाइम खराब होगा जिन्होंने पढ़ रखा है। यदि चौथी प्राथमिकता वाला समूह लाइन पर हो, अगर चौथी प्राथमिकता वाला समूह कहाँ हो बेटा, लाइन पर हो, तो हमें तो वही याद रखना है 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आर, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एस। उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अपने को तो एक ही चीज़ पता है कि 1 से 2, 2 से 3 अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो आर होगा, और 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो एस होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक यौगिक लिख रहा हूँ, उस यौगिक को देखना आप। उस यौगिक में मैं क्या कर रहा हूँ, चौथी प्राथमिकता के समूह को लाइन पर डालूंगा, ठीक है। तो चौथी प्राथमिकता का समूह अगर आपका लाइन पे आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना है वो बताता हूँ मैं आपको। जब भी आपका इस तरह का केस आ जाए, जैसे 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, ठीक है, किसके आधार पे दिया, परमाणु क्रमांक के आधार पे इनको 1 2 3 4 दे दिया, तो मुझे पता चल गया यार चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ आ रहा है, लाइन पर आ रहा है। जब भी आपका ऐसा केस आ जाए जब चौथी प्राथमिकता का समूह लाइन पर आ रहा हो, तो आपको उसको बदलना है डैश वाले से। किससे बदलना है, डैश वाले से, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे लिए सबसे आसान क्या है कि चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ होना चाहिए बेटा, डैश पर होना चाहिए। अब आप उसको चौथी प्राथमिकता के समूह को डैश पर कितनी बार में लाते हो, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका विन्यास आर होगा या एस होगा। अगर मान लो आप एक बार में ला रहे हो या आप 2 ग्रुप इंटरचेंज करके ला रहे हो, एक ग्रुप का परिवर्तन करके ला रहे हो या 2 समूहों का परिवर्तन करके ला रहे हो, इस बात पर निर्भर करेगा कि इस यौगिक का आर होगा या एस विन्यास होगा। अगर आपने विषम संख्या में समूह परिवर्तन किया है, विषम समझ गए, विषम मतलब ओड पेयर इंटरचेंज किए, ओड पेयर, है ना। और अगर आपने सम संख्या में समूह परिवर्तन किया है, सम संख्या में समूह परिवर्तन किया है, यानी कि इवन पेयर बदले हैं, इवन पेयर, या तो 2 पेयर बदले होंगे, 4 बदले होंगे, 6 बदले होंगे, 8 बदले होंगे। ओड पेयर का मतलब 1 बदला होगा, 3 बदले होंगे, 5 बदले होंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जब मुझे पता है विषम संख्या में मुझे समूहों का परिवर्तन करना है, यानी कि एक बार इंटरचेंज करना है, तो एक बार इंटरचेंज में सीधे किससे कर दूंगा, डैश वाले से। मेरे लिए सबसे आसान काम क्या है, मैं किससे चेंज करूंगा, डैश वाले से। मैं चाहता हूं चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पे आ जाए, जिससे मेरा ये वाला जुगाड़ लग जाए, 1 से 2, 2 से 3 जाने पर क्लॉकवाइज आर आ जाए, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जाने पर एस आ जाए। मैं तो ये चाहता हूं। और ये 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आर कब आता था, जब चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ होता था, डैश पर। वेज पर होता था तो उल्टा हो जाता था। इसलिए मेरा ये जुगाड़ कब चलेगा, ये जुगाड़ केवल तभी चलेगा जब चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पर होगा। तो जब मुझे विषम संख्या में इंटरचेंज करना है, तो क्यों ना मैं ऐसा ग्रुप इंटरचेंज करूं जिससे मेरा सीधा चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पर आ जाए। तो यहाँ पर देखो मैं किससे इंटरचेंज करूंगा, सीधे जो डैश पर है उसी से कर दूंगा यार। तो इसको क्लोरीन को यहाँ ले आऊंगा और फ्लोरीन को कहाँ ले आऊंगा बेटा, यहाँ ले आऊंगा, और ब्रोमीन वहां का वहीं है। अब जब आप विषम संख्या में समूह परिवर्तन करते हो, ध्यान से मेरी बातें सुनते रहना, चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पर होना चाहिए। विषम संख्या में अगर आप समूह का परिवर्तन करते हो, यानी कि मैंने कितने समूह का परिवर्तन किया है, 2 का किया है, लेकिन कितनी बार किया, एक ही बार। 2 समूह का मतलब 1 पेयर, 1 युग्म, 2 समूह का मतलब 1 युग्म, 1 युग्म का मैंने यहाँ पर क्या किया है, परिवर्तन किया है। तो 1 युग्म का परिवर्तन मतलब ऑड पेयर इंटरचेंज किया है, तो जो आ रहा होगा उसका उल्टा हो जाएगा। और अगर मैं सम संख्या में समूह का परिवर्तन करूंगा तो जो होगा वो का वही इस यौगिक का होने वाला है। मुझे तो इसका निकालना है, ये तो मैं चीजों को आसान करने के लिए कर रहा हूं। देखो आप ध्यान से, यहां पर 1 2 3 4, तो 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, एस,
क्योंकि चौथी प्राथमिकता का समूह हमारा डैश पर है। अगर ये एस आ रहा है तो इसका विन्यास क्या होगा बेटा, आर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यदि आप ऑड पेयर इंटरचेंज करके आते हो, विषम संख्या में पेयर इंटरचेंज करके आते हो, तो जो विन्यास आएगा वो उस यौगिक का उल्टा होगा, वो उस यौगिक का क्या होगा, उल्टा। अगर इसका एस आ रहा है क्योंकि मैं विषम संख्या में परिवर्तन करके आया हूं, इसलिए इस यौगिक का क्या होगा, आर। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं यहाँ पे सम संख्या में जब करूंगा तो देखना उसका आर ही आएगा। अगर आपने सम संख्या में बदलाव किया है तो जो होगा वो का वही आएगा, और अगर आपने विषम संख्या में बदलाव किया है तो जो होगा उसका उल्टा आएगा। विषम संख्या का मतलब यानी कि मैंने दो इंटरचेंज, यहाँ पर दो समूहों का इंटरचेंज किया है, मतलब एक पेयर का इंटरचेंज किया है। अगर मैं 4 समूहों का इंटरचेंज करूंगा यानी कि 2 पेयर का इंटरचेंज किया है। अब यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाले में देखो आप, सबसे पहले तो मैं एक फ्लोरीन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देता हूं। फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा और क्लोरीन कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। मैंने एक पेयर इंटरचेंज किया। फिर देखो मैं ब्रोमीन और आयोडीन को इंटरचेंज कर रहा हूं। आयोडीन यहां आ गया और मेरा ब्रोमीन कहां आ गया, यहां पर आ गया। ये मैंने दूसरा पेयर इंटरचेंज कर दिया, यानी कि मैंने कितने पेयर इंटरचेंज किए, 2 पेयर इंटरचेंज किए, 2 युग्म इंटरचेंज किए। ऊपर वाले में मैंने केवल एक युग्म इंटरचेंज किया था। तो जब मैं सम संख्या में इंटरचेंज करता हूं युग्मों को, तो जो विन्यास उस यौगिक का आएगा वही विन्यास जिसका आप निकालना चाहते हो उसका आएगा। अगर इसका आर आ गया तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। देखते हैं चमत्कार होता है कि नहीं होता। 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 1 से 2, 2 से 3, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पे है, क्या आएगा, आर। और मैं क्या चाहता था, आर ही आए। अगर आपने सम संख्या में बदला है तो जो आ रहा है वो का वही रखना है, विषम संख्या में किया है तो जो आ रहा है उसका उल्टा करना है। ये बात को ध्यान रखते हुए, और ये वाला लागू कब होगा, जब आपने चौथी प्राथमिकता के समूह को डैश पे रखा होगा। कुल मिला के यार एक ही चीज ध्यान रखनी है, चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ होना चाहिए, डैश पे। और अगर डैश पर है तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आर, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एस। अगर आपको ये विश्वास नहीं होता तो आप इधर आओ, इधर देखो। ये मैंने वेज की बात करी थी कि चौथी प्राथमिकता का समूह वेज पर होना चाहिए। अब इस वेज वाले को अगर मैं डैश पर ले आऊंगा तो कितने पेयर का इंटरचेंज किया। अगर इस वेज वाले को मैं इस डैश वाले से इंटरचेंज कर दूं, एक समूह का इंटरचेंज किया है, ऑड वाला इंटरचेंज किया है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, एक का इंटरचेंज किया है, तो जो आ रहा होगा उसका उल्टा हो जाएगा, जो आ रहा होगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो वही तो किया है, जो आ रहा था उसका उल्टा ही तो किया है, जो आ रहा था उसका उल्टा ही तो किया है। समझ गए बात को। तो एक पेयर का इंटरचेंज करते हैं तो जो आ रहा होता है उसका उल्टा कर देते हैं। अगर 2 पेयर का इंटरचेंज करते हैं तो जो आ रहा है वो का वही रहता है। यानी कि आपने इवन इंटरचेंज किया है तो जो आ रहा है वो का वही रहेगा, अगर आपने ऑड इंटरचेंज किया है तो उल्टा हो जाएगा। इन बातों को मैं आपको लिखा देता हूं ताकि आप कभी दोबारा पढ़ो, रिवाइज करो तो आपको टेंशन ना हो। आ जाओ, बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, चौथी प्राथमिकता। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं जो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि काम की बात है इसलिए रिपीट कर रहा हूं बार बार, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यदि चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पर हो तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जाने पर, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। जो मैंने आपको सिखाया है सबसे आसान तरीका आरएस निकालने का, बाकी सब बकवास है। ट्रिके फ्रिके मेरे को भी आती है लेकिन सब फेल हो जाती है कहीं ना कहीं जाके। इससे आसान तरीका कुछ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जाने पर आर विन्यास होगा, और 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जाने पर एस विन्यास होगा। ये तो जब है जब वेट डैश वाला खेल खेल रहे हैं। मैं आपको क्या बोलता हूँ, त्रिविम समाप्ता को किस में सॉल्व करना चाहिए, फिशर में। और अभी फिशर में भी देखेंगे, फिशर में जैसे ही करेंगे ना इतना आसान हो जाएगा आरएस निकालना जिसकी कोई हद नहीं है। और आपको वेट डैश को फिशर में बदलना तो आता ही है, कुछ नहीं है, उसको खड़ा करके और जो डैश पर है उसको उधर ही लिख दो और वेज वाले को उल्टी तरफ लिख दो, सिखाया तो था। दूसरा केस क्या था, यदि चौथी प्राथमिकता का समूह, ये मेरे को पता है क्यों लिखाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने बोला था वो तो आपने लिखा नहीं होगा। यदि चौथी प्राथमिकता का समूह वेज पर हो तो
1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जाने पर आर विन्यास को एस लिखेंगे और इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा भी सही है का मतलब क्या है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जाने पर एस विन्यास लिखेंगे और एस की जगह क्या लिखेंगे, आर। ठीक है। तीसरी बात क्या है, यदि चौथी प्राथमिकता का समूह लाइन पर हो तो उसे डैश पर लाएं। यदि, अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, पहले मैंने सम विषम लिखा था, अब इंग्लिश में लिख रहा हूं। यदि ऑड पेयर इंटरचेंज करके लाए हैं तो विन्यास उल्टा होगा, जो निकाला है उसका। ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ से मैं उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब चलो यहाँ ऊपर का मिटा देता हूँ, ये ऊपर वाला लिख लिया होगा पोज करके। अब यहाँ से ऊपर देख रहा हूँ, है ना, ऊपर देख लेना आप आराम से, यहाँ ऊपर देख लेना, है ना। यदि चौथी प्राथमिकता का समूह लाइन पर हो तो उसे डैश पर लाएं। यदि ओड पेयर इंटरचेंज करके लाए हैं तो विन्यास उल्टा होगा, जो निकाला है उसका। और यदि इवन पेयर इंटरचेंज करके लाए हैं तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आर होगा और 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एस होगा। खत्म। 3 केस थे, तीनों केसों के बारे में लिखा दिया कैसे करना है। मेन मुद्दा क्या है, चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ होना चाहिए, डैश पर। खत्म। चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ होना चाहिए, डैश पर। खत्म। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर एग्जाम्पल्स के बाद फिर फिशर में सीखेंगे आरएस निकालना। यहाँ तक आप नोट डाउन करो पहले। हाँ भाई, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, आपको आर और एस विन्यास निकालना है। चालू हो जाओ। 3 केस पढ़ा है, उन 3 केस को लगाओ। बस एक ही चीज ध्यान रखनी, चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पर होना चाहिए। चलो फटाफट से 6 सवाल करो, पोज करके ट्राई करो।
तो आपने पहला सवाल किया होगा, तो पहले सवाल में बताओ आपने प्राथमिकता देनी चालू करी होगी, तो सबसे पहले प्राथमिकता फ्लोरीन को मिलेगी क्योंकि परमाणु क्रमांक से देते हैं 1 नंबर, फिर OH को दूसरा नंबर क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है, फिर तीसरा नंबर और चौथा नंबर। चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ आ रहा है बेटा, डैश पे आ रहा है। 1 से 2, 2 से 3 जाना है हमें, तो 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है, S हो जाएगा हमारा विन्यास। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो OH को 1 नंबर दूंगा, ET लिखा है तो ET को CH2 CH3 लिखता हूँ, तो CH2 तक तो कहानी बेटा सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पे कहानी कहाँ से अंतर आ रहा है, CH2 तक तो सेम है, तो हाइड्रोजन है कार्बन है, तो कौन जीतेगा, कार्बन। तो 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। अगेन चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पर आ रहा है, तो 1 से 2, 2 से 3 क्या आ जाएगा बेटा, घड़ी की दिशा में आ रहा है, यानी कि R आ जाएगा आपके। यही क्या होगा, चेक करते रहो आप तो बस। फिर यहाँ पर देखूंगा 1 नंबर आयोडीन को, 2 नंबर ब्रोमीन को, 3 नंबर फ्लोरीन को, चौथा नंबर हाइड्रोजन को दूंगा। तो 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है, R आ जाएगा यहाँ पर भी। चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पर है। फिर इधर ध्यान दो, चौथा पांचवा छठा ट्राई किया पूछ करके। चौथे वाले में देखो 1 नंबर आपका OH को मिलेगा, 2 नंबर NH2 को मिलेगा, 3 नंबर ड्यूटेरियम को, 4 नंबर हाइड्रोजन को। अगर समस्थानिक आते हैं तो समस्थानिक में कौन जीतता है, जिसका परमाणु भार ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो चौथी प्राथमिकता का समूह लाइन पे आ रहा है, मुझे उसको डैश पर लाना है। 1 इंटरचेंज करके लाऊंगा तो उल्टा कर दूंगा, 2 इंटरचेंज करके लाऊंगा तो जो है उसका वो का वही होगा। पहले तो शॉर्टकट बताता हूँ, आपको पता है कि मैं इसको यहाँ लाने वाला हूँ, उसको यहाँ लाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 4 नंबर लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो 4 कैसे लिखूंगा, 4 डैश, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 डैश। फिर जो आएगा उसका उल्टा करना पड़ेगा विन्यास का, है ना। जुगाड़ किया है, जुगाड़ क्या किया है मैंने ये मान के कर लिया कि मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ले आया, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर D आ गया, यहाँ पर NH2 आ गया। तो बेसिकली क्या हो गया, 3 नंबर तो यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 4 नंबर यहाँ है और 1 नंबर यहाँ है। मैंने उसको डैश से लिख दिया, नंबरों को डैश से लिख दिया था ताकि दोबारा नहीं बनाना पड़े, कन्फ्यूजन नहीं करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पर है ही सही, और वैसे नहीं आ रहा तो 1 2 3, तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या आएगा, R आएगा। लेकिन इसका विन्यास क्या होगा, S होगा। R तो इसका था, इसका S होगा। क्यों, क्योंकि अपन ने कितने पेयर इंटरचेंज किए, 1 पेयर इंटरचेंज किया है, इसलिए ओड पेयर इंटरचेंज किया है, ओड पेयर इंटरचेंज किया, इसलिए विन्यास कैसा होगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। समझ गए आप बात को। फिर यहाँ पर देखूंगा 1 नंबर SH को मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा क्योंकि यहाँ CH3 है, यहाँ पे कार्बन से COH भी जुड़ा हुआ है। 3 नंबर इस मिथाइल को मिलेगा, 4 नंबर इसको मिलेगा। तो 1 से 2, 2 से 3 क्या होगा, उल्टा जा रहे हैं, घड़ी की दिशा से उल्टा जा रहे हैं, S होगा, S होगा। लेकिन अपन को क्या करना है, R, क्योंकि चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ है, वेज पर है, और वेज पर होता है तो उल्टा कर देते हैं विन्यास। फिर अपन इसकी बात करेंगे, यहाँ पर देखूंगा तो सबसे पहली प्राथमिकता COH है, और इस कार्बन से वो एक और कार्बन जुड़ा है, उस कार्बन से सल्फर जुड़ा है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, इस कार्बन से सल्फर जुड़ा है। तो 1 नंबर बेटा इस कार्बन के लिए ये वाला समूह होगा, फिर COH वाला होगा, फिर ड्यूटेरियम वाला होगा, फिर चौथी प्राथमिकता H को मिलेगी। चौथी प्राथमिकता वाला समूह डैश पर आ रहा है, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि क्या होगा हमारे लिए, R का R ही हो जाएगा। तो दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, हमारे लिए R आ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखूंगा, भाई कर लिया ना, ट्राई खुद को करना है। पहले बता दूं, यहाँ पर O की लड़ाई तो खत्म हो गई, यहाँ H है, यहाँ कार्बन है, तो पहला नंबर तो इसको मिलेगा। फिर बात करें तो दूसरा नंबर इसको मिलेगा, फिर यहाँ तो कार्बन है तो तीसरा नंबर इसको। चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पे पहले से आ गया, तो 1 से 2, 2 से 3 जाने पर क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए इसका विन्यास आ रहा है बेटा R। यहाँ पे किरल केंद्र नहीं है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है, और ये भी किरल केंद्र नहीं है, तो एक ही किरल केंद्र था जिसका विन्यास क्या आ गया बेटा, R आ गया। तो इस तरह से आप इस तरह के सवालों को कर सकते हो। अगर चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पे तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज R, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज S, है ना। और अगर वेज पे तो उल्टा कर देंगे, लाइन पे तो उसको ले आएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक नोट डाउन करो पहले। हाँ जी, लिख लिया होगा आप लोगों ने, चेक कर लिया होगा R और S। अगर किसी ने गड़बड़ कर रखी हो तो फिर से चेक कर लो। ठीक है, ये RS फाइनल है। ठीक है ना, अब बात करते हैं अपन फिशर प्रक्षेपण में कैसे R और S विन्यास निकालेंगे। और जैसे आप फिशर प्रक्षेपण में सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार फिशर का ही सिखा देते, क्यों सिखाया आपने वेट डैश में। ठीक है, लेकिन वेट डैश में भी आना जरूरी है, कभी कभी वैसे कर लो। ठीक है ना।
RS विन्यास फिशर प्रक्षेपण में, या फिशर प्रक्षेपण में RS विन्यास, कैसे भी डाल लो यार, हेडिंग ही तो डालनी है। फिशर प्रक्षेपण में RS विन्यास या RS विन्यास फिशर प्रक्षेपण में, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे गोल्डन नियम फिशर प्रक्षेपण के। फिशर प्रक्षेपण के लिए बेटा गोल्डन नियम है, और वो गोल्डन नियम क्या है, ध्यान से सुनो। दो ही नियम है जिससे RS विन्यास खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या है, न्यूनतम प्राथमिकता का समूह, न्यूनतम प्राथमिकता मतलब चौथी प्राथमिकता, न्यूनतम प्राथमिकता का समूह अगर ऊर्ध्वाधर पर है तो 1 से 2, 2 से 3 जाने क्लॉकवाइज जाने पर R, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जाने पर S हो जाएगा। यदि न्यूनतम प्राथमिकता वाला समूह ऊर्ध्वाधर पर है तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में R होगा, और 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में क्या होगा, S होगा। अभी बताऊंगा क्यों होता है ऐसा भी, क्योंकि मैंने चौथी प्राथमिकता के समूह को हमेशा क्या बोला है, डैश पर रखो, तो उसी से प्रूव हो जाएगी बात। यदि न्यूनतम प्राथमिकता का समूह, भाई फिशर में तो दो ही चीज होती है, या तो ऊर्ध्वाधर होता है या क्षैतिज होती है, ठीक है। प्राथमिकता का समूह क्षैतिज पर है तो R आने पर विन्यास S होगा, और S आने पर R होगा, मतलब उल्टा कर देंगे जो भी आ रहा होगा। R तो हमारे लिए हमेशा क्लॉकवाइज वाला ही है, S हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वाला ही है। हमने उसके अंदर केस बना लिए कि अगर क्षैतिज पर R आ रहा होगा तो हम क्या कर देंगे, S कर देंगे, और S आ रहा होगा तो क्या कर देंगे, R कर देंगे। R और S तो ऐसे के ऐसे ही आएंगे, लेकिन अगर क्षैतिज पर चौथी प्राथमिकता का समूह यानी कि न्यूनतम प्राथमिकता का समूह होगा तो R आने पर हम उसे S लिखेंगे, S आने पर क्या लिखेंगे, R। और एक बात और ध्यान रखें, फिशर में इंटरचेंज नियम, वो इंटरचेंज नियम सिखाए थे ना, ऑड इंटरचेंज, इवन इंटरचेंज, है ना। एक समूह बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, और अगर अपन ने सम संख्या में समूह को बदला तो क्या होगा, वो का वही रहेगा। तो वो अप्लाई है ना, फिशर में इंटरचेंज नियम लागू है ना। वैसा का वैसा ही लागू करना है आपको, कोई बदलाव नहीं करना। अगर आपने ऑड पेयर इंटरचेंज किए तो R का S हो जाएगा, S का R हो जाएगा। अगर इवन पेयर इंटरचेंज किए तो R का R और S का S होगा। इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा था कि न्यूनतम प्राथमिकता का समूह ऊर्ध्वाधर पर हो तो R और S की बात कर रहा था। फिशर आप कैसे बनाते हो, ये फिशर होता है जिसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इधर देखो। फिशर में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो क्षैतिज है वो क्या होती है, क्षैतिज हमेशा किस पे होती है बेटा, वेज होती है, और ऊर्ध्वाधर क्या होती है, डैश होती है। मतलब बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये जो ऊर्ध्वाधर है ये तो डैश है, और ये जो क्षैतिज है हमारी वो क्या है, वेज है। समझ गए। तो ऊर्ध्वाधर अगर डैश है तो चौथी प्राथमिकता का समूह अगर डैश पर आएगा तो जो होता है वो का वही होता है, और अगर वेज पर आता है तो जो होता है उसका उल्टा हो जाता है। तो चौथी प्राथमिकता के समूह को कहाँ रखना है, डैश पर। अब वो डैश जो है यहाँ पे एक फायदा है कि नीचे वाला भी डैश है और ऊपर वाला भी डैश है, तो चाहे नीचे आ जाए चाहे ऊपर आ जाए, दोनों ही केस में क्या होगा बेटा, ये वाला नियम लग जाएगा, ऊपर वाला। बात समझ में आ गई। तो ऊर्ध्वाधर पे अगर चौथी प्राथमिकता का समूह आ गया तो कोई लफड़ा नहीं है, अगर क्षैतिज पे आ गया तो उसका उल्टा कर देना है। अब क्या करेंगे, बहुत सारे उदाहरण, और उसके बाद RS विन्यास खत्म, ठीक है ना। ये RS विन्यास बहुत काम की चीज है, आगे चल के इसी के थ्रू आपको एनेंटियोमर, डायस्ट्रोमर यानी कि विवरिम समावयवी, प्रतिबिंब समावयवी, ये सब इसी से निकलेंगे। इसलिए RS विन्यास निकालना सीख लो। आपको करना है, प्राथमिकता आपको देनी है और आप ही को RS बताना है। मैं कुछ नहीं बताने वाला, मैं तो सॉल्व कर दूंगा एंड में। इसमें एक बढ़िया चीज भी बताऊंगा एंड में।
एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले आप सवाल कर लो ये। पहले 6 करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। काफ़ी सारे सवाल करेंगे फिशर में। फिशर में भी बहुत सारी गलतियां होने के चांस है, वो सब गलतियां भी खत्म करेंगे। सबसे पहले तो अगर एक ही किरल केंद्र दिया हो ना आपको, तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, या तो आर होगा या तो एस होगा, ठीक है ना। लेकिन जब एक से ज़्यादा किरल केंद्र दें तब ज़्यादा लफड़े हो जाएंगे। एक किरल केंद्र है, नंबरिंग करो, नंबरिंग मतलब प्राथमिकता दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। प्राथमिकता किसके आधार पर दी है? CIP नियम के आधार पर दी है। CIP नियम आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ आ गया? ऊर्ध्वाधर पे आ गया। टेंशन नहीं है। अब बस अपन को क्या देखना है कि घड़ी की दिशा में जा रहे हैं या घड़ी की उल्टी दिशा में। तो 1 से 2, 2 से 3 किधर जा रहे हैं? घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। और जब घड़ी की दिशा में जाते हैं तो वो क्या होता है बेटा? आर विन्यास होता है। बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चौथी प्राथमिकता का समूह अगर ऊर्ध्वाधर पे होगा यानी कि डैश पर होगा तो जो का जो ही रहने वाला है। बात समझ में आ गई? फिर सेकंड वाला देखो, OH को 1 प्राथमिकता दूंगा, नाइट्रोजन को 2, मेथिल को 3, 4 हाइड्रोजन को। आप पोस्ट करके ट्राई करते रहो। अगर पहला आपने करा और ट्राई हो गया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो। अब सिखा दिया ना। चलो, पहला, दूसरा, तीसरा क्या होगा? क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आर होगा, क्योंकि चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ आ रहा है? ऊर्ध्वाधर पर आ रहा है। फिर अगर तीसरे में बात करें हैं तो 1 नंबर तो इसको दूंगा, फिर फेनिल लगा हुआ है, इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है, फिर मेथिल है, उसको तीसरा नंबर, चौथा नंबर हाइड्रोजन को। अब चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ आ गया? क्षैतिज पर आ गया। तो पहले तो मैं 1 से 2, 2 से 3 चल के देख लेता हूँ। यहाँ पर कैसे चला बेटा? घड़ी की उल्टी दिशा में चला हूँ, यानी कि विन्यास क्या आएगा? एस आएगा। लेकिन क्योंकि हमारा चौथी प्राथमिकता का समूह क्षैतिज पे है तो एस की जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। उसका कारण क्या है मैं बता देता हूँ आपको। अगर मान लो मेरे को चौथी प्राथमिकता के समूह को कहाँ लेके जाना है? डैश पर। और डैश क्या है हमारे लिए? ऊर्ध्वाधर। यानी कि मैं उससे इंटरचेंज करूंगा, उससे इंटरचेंज करूंगा तो जो आ रहा होगा उसका उल्टा हो जाएगा। वैसे करके देख लेते हैं। मान लो मैंने चौथी प्राथमिकता के समूह को इंटरचेंज कर दिया। ये OH तो यहाँ का यही है, मैंने इस H को यहाँ लिख दिया, PH को यहाँ लिख दिया और Me को यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैंने किससे इंटरचेंज किया? H और PH को किया, यानी कि एक पेयर इंटरचेंज किया, यानी कि ऑड पेयर इंटरचेंज किया, यानी कि जो इसका आ रहा होगा उसका उल्टा ही होगा। और इसका क्या आना चाहिए? S आना चाहिए, तभी जाके इसका R निकल के आएगा, क्योंकि हमारा आंसर तो R है। करते हैं, हो सकता है गलती कर दूं मैं। 1 नंबर OH को दूंगा, 2 नंबर PH को, 3 नंबर मेथिल को, 4 नंबर है। अब ये चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पर है, लेकिन एक इंटरचेंज करके लाया हूँ, जो आ रहा होगा उसका उल्टा होगा उसका। तो 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है? इसका एस आ रहा है। और चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पर ही है तो एस का एस ही होगा। लेकिन ये एस आ रहा है तो इसका क्या होगा? आर, क्योंकि अपन इसको यहाँ पर कैसे लाए हैं? ऑड पेयर इंटरचेंज करके लाए हैं, विषम संख्या में युग्मों का बदलाव करके लाए हैं। और विषम संख्या में युग्मों के बदलाव करने पर जो विन्यास आता है उसका उल्टा हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक और मस्त चीज़ सिखाता हूँ यहीं पे फिशर में, है ना। बहुत काम की चीज़ है, बहुत मस्त चीज़ है। अगर आपको वो चीज़ आ गई ना बेटा, तो आप कभी भी ऑड इवन के चक्कर में भी नहीं पड़ोगे, ठीक है ना। फिशर में बेटा 3 ग्रुप बाद में करना, उसको उन 3 सवालों को बाद में करना, है ना। इधर देखो, पहला इधर देखो, जो चीज़ मैं एंड में सिखाने वाला था वो पहले ही सिखा देता हूँ। फिशर में चलता है 3 ग्रुप रोटेशन। 3 ग्रुप रोटेशन का मतलब 3 समूहों का रोटेशन, है ना। 3 समूहों का रोटेशन। अब 3 समूहों के रोटेशन से मेरा मतलब क्या है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो अभी वो एग्जांपल लिया था अपन ने, क्या लिया था? H, यहाँ पर OH, यहाँ पर PH और यहाँ पर Me लिया था। अब मुझे पता है कि यार ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये कहाँ होना चाहिए था? ये ऊर्ध्वाधर पे होना चाहिए था। मेरी मर्जी है, मैं विन्यास नहीं बदलना चाहता। और अगर मुझे विन्यास नहीं बदलना है तो मुझे फिशर के अंदर कम से कम कितने ग्रुप को रोटेट करना पड़ेगा? 3 ग्रुप को रोटेट करना पड़ेगा। और अगर मैं 3 समूहों को रोटेट करता हूं तो उस किरल केंद्र का विन्यास नहीं बदलने वाला है। अच्छा, इस वाले का विन्यास अपन अभी निकाल के हुए आए थे, इसका विन्यास R आएगा। ये भी अपन ने निकाला था तीसरे एग्जाम्पल में, ठीक है। अगर मैंने 3 ग्रुप को, 3 समूहों को रोटेट कर दिया तो आपको मानना पड़ेगा कि उस जो मैं बोल रहा हूँ सही है। और मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि वो क्यों सही है।
अब मुझे इस तरह से रोटेट करना जिससे मेरा फायदा हो, है ना, तभी तो मैं रोटेट करना चाहता हूँ, नहीं तो ये का ये सही है अपने लिए, तो क्या दिक्कत है। तो 3 ग्रुप को कैसे रोटेट करूंगा, इस वाले को यहाँ ले गया, इस वाले को यहाँ ले गया और इस वाले को यहाँ लिया है। इन 3 समूहों में आपस में अदला बदली कर दी, इस वाले को इसके स्थान पे, इसको इसके स्थान पे, इसको इसके स्थान पे लिया है। अब देखो क्या बनने वाला है, ये तो OH तो आ गया यहाँ पर, H आ गया यहाँ पर, PH आ गया यहाँ पर, Me को अपन ने छेड़ा ही नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि इसका भी R ही होना चाहिए। 3 समूहों के बदलने से विन्यास में कोई बदलाव नहीं होता है किरेल केंद्र के। अब देखते हैं कैसे। 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर इसको दूंगा, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है, R आ रहा है। कैसे किया, 3 ग्रुप रोटेशन से किया। किसी पर्टिकुलर किरेल केंद्र की बात कर रहा हूं, किसी एक किरेल केंद्र पे अपन 3 समूहों के बदलाव कर सकते हैं, उससे विन्यास में कोई बदलाव नहीं आता उस किरेल केंद्र के। ध्यान रहे 3 समूह, 2 समूह का करोगे तो विन्यास बदलेगा, 3 समूह का करने से पता क्या हो रहा है, आपने इसको इंटरचेंज किया और आपने फिर इसको इंटरचेंज कर दिया। बेसिकली आपने 2 ग्रुप इंटरचेंज कर दिए, इवन पेयर इंटरचेंज कर दिया आपने। बेसिकली बात समझ रहे हो आपने पहले इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो इन दोनों को इंटरचेंज करके क्या होगा, ध्यान से देखना, इन दोनों को इंटरचेंज किया, यहाँ पर PH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर Me, यानी कि इसका R आ रहा है तो इसका क्या होगा S। पक्की बात है, क्योंकि एक इंटरचेंज करके लाया, फिर एक बार और इंटरचेंज कर रहे हो, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हो, OH इधर, PH इधर, H इधर, Me इधर, ये दूसरा इंटरचेंज, इसका S आ रहा था तो इसका क्या आएगा R। कितने इंटरचेंज करके, पहले एक इंटरचेंज, एक से फिर दूसरा इंटरचेंज किया है, तो 2 इंटरचेंज करके ला रहे हो तो R का R ही तो रहने वाला है यार। तो 3 ग्रुप रोटेशन में क्या बात छुपी हुई है, ये बात छुपी हुई है कि आपने यहां पर 2 पेयर इंटरचेंज किए हैं, 1 पेयर इंटरचेंज नहीं किया है। किसी किरेल केंद्र के सापेक्ष आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख लेना, 1 पेयर इंटरचेंज यहां पर, फिर वापस से 1 पेयर इंटरचेंज यहां पर, तो R का S, S का R। लेकिन हमारे लिए काम की बात क्या है, किसी किरेल केंद्र के सापेक्ष आप किसी भी 3 समूह को अदला बदली करोगे तो बेटा आपका विन्यास नहीं बदलने वाला है, ये चीज ध्यान रख लेना। चाहे आप HPH-OH को करो, चाहे आप HME-OH को करो, चाहे आप HPH-Me को करो, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कुछ दूसरा पकड़ के देख लो। 3 ग्रुप रोटेशन कर रहा हूँ, है ना, आप बोलो जिसका कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, HME-PH का करता हूँ, H को Me के स्थान पर, Me को PH के स्थान पर और H को उधर ले जाता हूँ। देखता हूँ, देखे OH को तो मैंने बदला ही नहीं, H को मैं Me के स्थान पर ले गया, H यहाँ आ गया, Me को PH के स्थान पे ले गया, Me आ गया, PH यहाँ आ गया। जो इसका विन्यास है वो का वही होना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 ग्रुप रोटेट किया है। H को Me की जगह पे, Me को PH की जगह पे कर दिया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से बदल दिया मैंने। तो यहाँ पर अगर विन्यास R आ गया तो मान लोगे क्या, मानना ही पड़ेगा, क्या मान लोगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है, R आ रहा है। हैंस प्रूफ। कोई भी 3 समूह को पकड़ के चल लो, वही बात आ रही है, 2 ग्रुप रोटेट कर दिया आपने। तो बस ये चीज मेरे को आपको सिखानी थी कि किसी किरेल केंद्र, ध्यान रहे एक किरेल केंद्र की बात हो रही है, ऐसा नहीं एक किरेल केंद्र पे पहले 2 बदल दिए, फिर किसी दूसरे पे जाके 2 बदल दिए, बोल रहे हो सर देखो मैंने तो 2 इंटरचेंज कर दिए, तो फिर वैसे वाली बात नहीं करा। किसी पर्टिकुलर किरेल केंद्र पर आप 3 ग्रुप बदलोगे तब की बात है ये R और S की, ठीक है ना। तो 3 ग्रुप रोटेशन किसी एक किरेल केंद्र पर करने पर क्या होता है, उसका विन्यास में बदलाव नहीं होता। चाहे तो लिख लो, किसी किरेल केंद्र पर तीन समूहों के आपस में बदलाव से किरेल केंद्र का विन्यास नहीं बदलता है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, ये आपको मदद करेंगे त्रिविम समार्था के क्वेश्चंस करने में, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत कायदे के पॉइंट्स हैं, मजेदार पॉइंट्स हैं। ये कहाँ कहाँ काम आ जाएगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा। मैं इसको ऐसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर लूँगा बेटा कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, वाह यार इतनी आसानी से भी सवाल हो सकता था क्या। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको आराम से नोट करके नोट डाउन करो, बढ़िया से नोट करके नोट डाउन करना है, स्टार स्टार लगा लेना, ठीक है ना, बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है। वापिस इधर आओ, पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना उसको। अब यहाँ पे 3 तक तो करा दिए थे, चौथा पांचवा छठे में क्या है बेटा, 2-2 किरेल केंद्र है। अब 2 किरेल केंद्र तो क्या हो गया, 2 बार विन्यास निकाल लेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या रखना है अपने को
कि हमारा फिशर सही बना होना चाहिए, IUPAC नियम के अनुसार बना होना चाहिए। हमने बताया था पहले भी आपको कि फिशर में IUPAC नेमिंग करते हैं तो अंकन किस तरफ से करते हैं बेटा, अंकन ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, तो उसी हिसाब से फिशर बना होना चाहिए। मैंने जब फिशर बनाना सिखाया था आपको तो मैंने बोला था कि आप 180 डिग्री घुमा सकते हो बोर्ड के तल में, पलट नहीं सकते, ऐसे नहीं घुमा सकते, आप सिर्फ 180 डिग्री बोर्ड के तल में घुमा सकते हो। अगर आपका IUPAC के हिसाब से फिशर नहीं आ रहा है तो, ऊपर से नीचे के हिसाब से नहीं आ रहा है तो उस चीज को ध्यान रखते हुए करना है। क्यों करना है, क्योंकि मैं अभी आपको बता दूंगा कि एग्जाम में जब आपसे RS निकालने को बोलेगा एक से ज्यादा किरल केंद्र के केस में, तो कैसे आंसर देगा वो आपको बनाकर, ऑप्शन कैसे देगा वो भी बताता हूं मैं। खैर फिलहाल के लिए तो मैं अगर बात करूं इस किरल केंद्र की बात करूं तो 1 नंबर तो इसको जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर कार्बन से ब्रोमीन भी जुड़ा है और CH3 भी जुड़ा है, तो इन दोनों में कौन जीतने वाला है, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इसको मिल गया। अब 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 किधर चले, क्लॉकवाइज चले। आना क्या चाहिए था R, लेकिन क्या आएगा S क्यों आएगा, क्योंकि चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ पे बेटा, चौथी प्राथमिकता का समूह हमारा क्षैतिज पर है। फिर यहाँ पे बात करूँ मैं नीचे वाले किरल केंद्र की बात करूँ, नीचे वाले किरल केंद्र में देखूंगा तो 1 नंबर अलग कलर से लिख रहा हूँ, अगर मैं ऑरेंज कलर से लिख रहा हूँ तो वो नीचे वाले किरल केंद्र की बात कर रहा हूँ, प्राथमिकता नीचे वाले किरल केंद्र के लिए दे रहा हूँ। 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 क्या चल रहा हूँ, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा हूँ, यानी कि आना क्या चाहिए S, लेकिन चौथी प्राथमिकता का समूह किस पे, क्षैतिज पे, तो क्या आएगा R। अब देखो मैंने आपसे ये बात क्यों कही थी कि यहाँ पर आपको फिशर को चेक करना पड़ेगा, तो उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको कि फिशर को चेक करने वाली बात क्या है। यहाँ पर ये S आ रहा है, यहाँ पर ये R आ रहा है। अब आंसर आपको किस फॉर्म में दिया होगा कि बताओ, 2S 3R है, 2R 3S है, 2R 3R है, 2S 3S है। A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और ये D ऑप्शन, 4 तरह के ऑप्शन बना के दे दिए। अब जब तक आप फिशर का अंकन नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं बता सकते कि दूसरे वाले कार्बन को R मिला है या तीसरे। आपने SR तो निकाल लिया कि यार S इसका है, R इसका है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि दूसरे वाले का है या तीसरे वाले का है। तो अगर मैं अंकन करूंगा तो अब देखो, 1 नंबर इसको दे रहा हूं, 2 नंबर इसको दे रहा हूँ, 3 नंबर इसको दे रहा हूँ, 4 नंबर इसको दे रहा हूँ। ये किसका अंकन किया है मैंने, ये मैंने कार्बन श्रृंखला का अंकन किया है फिशर के अंदर, ऊपर से नीचे करता हुआ आता हूँ फिशर के अंदर। तो 2 नंबर वाले को S मिला है और 3 नंबर वाले को R मिला है, तो 2S 3R हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, A। और ये तभी आपका सही होगा जब आपने फिशर सही बनाया होगा। अगर आपने फिशर सही नहीं बनाया होगा या फिशर सही बना के उसने नहीं दिया होगा, जब तक आप उस फिशर को सही नहीं करोगे तब तक आपका आंसर गलत आता रहेगा। यहाँ तो मैंने दोनों ब्रोमीन ले लिए थे तो लफड़ा नहीं था, अगर मान लो मैं ऊपर क्लोरीन नीचे ब्रोमीन लिख देता तो वो आंसर गलत हो जाता आपका। पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता, उसको बदलना पड़ता सही फिशर के अंदर। अब ये 5वां छठा आप दोबारा ट्राई करो आप, फिर और सवाल देता हूँ। हाँ भाई, 5वां आपने अब कर लिया होगा, ठीक है, फटाफट से चेक करते हैं। 1 नंबर आपने इसको दिया होगा, 2 नंबर इसको दिया होगा, 3 नंबर इसको दिया होगा, 4 नंबर इसको दिया होगा। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, R होगा, लेकिन इसका विन्यास R होगा कि S होगा, S होगा, क्योंकि चौथी प्राथमिकता का समूह क्षैतिज पर है। फिर 1 नंबर आपने इसको दिया होगा, 2 नंबर इसको दिया होगा, 3 नंबर इसको दिया होगा, सॉरी 2 नंबर आपने इसको दिया होगा, 3 नंबर इसको दिया होगा, 4 नंबर इसको दिया होगा। तो 1 से 2, 2 से 3 क्या जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। होना क्या चाहिए था, R, लेकिन आएगा क्या, S, क्योंकि चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पे क्षैतिज पर है, ठीक है ना, वेज पर है। तो यहाँ पर S और S की बात चल रही है, ऊपर से नीचे अंकन करते आओगे फिशर का, तो 2S और 3 पर भी क्या आ रहा है, S, तो 2S 3S आपका आंसर आ जाएगा। एक किरल केंद्र को पहले देखो, फिर चाहो तो उसको मिटा के दूसरे किरल केंद्र के बारे में काम कर सकते हो, पेंसिल से कर लिया करो, सवाल को कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। अगर यहाँ पे छठे की बात करूँ मैं, तो छठे में आपने क्या किया होगा, 1 नंबर ब्रोमीन को दिया होगा, 2 नंबर इसको दिया होगा और 3 नंबर Me को दिया होगा और 4 नंबर हाइड्रोजन को दिया होगा। 1 से 2, 2 से 3 जाने पर क्लॉकवाइज जा रहा है बेटा, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो R होगा, लेकिन विन्यास क्या आएगा, S, क्योंकि क्षैतिज पर आ रहा है, चौथी प्राथमिकता का समूह। जैसा सिखा रहा हूँ वैसा सुनते जाओ। फिर यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे सीधे क्लोरीन जुड़ा है, जबकि यहाँ पे कार्बन के बाद ब्रोमीन जुड़ा है। तो 1 नंबर किसको दूंगा, क्लोरीन को दूंगा। फिर 2 नंबर किसको दूंगा, इस कार्बन को दूंगा। 3 नंबर इस मैथिल को दूंगा। 4 नंबर इस हाइड्रोजन को दूंगा। 1 से 2, 2 से 3
क्या जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, यानी कि होना क्या चाहिए एस, लेकिन विन्यास क्या आएगा आर। तो एस इसका आ रहा है, आर इसका आ रहा है, फिशर एकदम सही बना हुआ है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2s 3r। ठीक है, क्या आ जाएगा 2s 3r। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, आप लोगों को ट्राई करने, इधर ही करा देता हूँ इसको मिटा के, है ना, खुद ट्राई करोगे। क्या करना है आपको पता है, 7वां 8वें 90 का आरएस विन्यास निकालना है। सीधा तरीका क्या है, फिशर में बदलो और आरएस निकालो। आपको मैंने सोहॉर्स और न्यूमान को फिशर में बदलना सिखा रखा है, मैंने आपको वेट डैश को भी फिशर में बदलना सिखा रखा है, मैंने आपको सोहॉर्स न्यूमान को वेट डैश में बदलना भी सिखा रखा है कि राइट में जो है वो वेज है, जो लेफ्ट में लिखा है वो डैश है, राइट में वेज है, लेफ्ट में लिखा है वो डैश है। तो इसको वेट डैश में बदल के भी आप सीधे फिशर में बदल सकते हो, वो आपके लिए शायद ज़्यादा आसान पड़ेगा। 7वां 8वां 9वां ट्राई करो, पोज करके समय लो, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ पर कितने समय ले लो, लेकिन एग्जाम में जल्दी होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने 7th वाला किया होगा। ठीक है, 7th वाले में आप मुझे बताओ, ऊपर क्लोरीन है, नीचे ब्रोमीन है, ऊपर से नीचे अगर मैं अंकन करूंगा तो क्या IUPAC के साथ षड्यंत्र होगा? खिलाफ जा रहा हूँ मैं IUPAC के, बिल्कुल जा रहा हूँ। पहले मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको IUPAC के अनुसार बनाना पड़ेगा फिशर को। तो इस फिशर को पहले IUPAC के अनुसार बनाएंगे, नीचे वाला Mu ऊपर वाला नीचे, ब्रोमीन इधर जाएगा, क्लोरीन इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर। मैं इसको 180 डिग्री घुमा सकता हूँ, लेकिन कहाँ पे, बोर्ड के तल में घुमा सकता हूँ। अब ये फिशर बिल्कुल सही है, IUPAC के अनुसार मैं 1 2 3 4 ऊपर से नीचे इसका अंकन कर सकता हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4 अंकन कर दिया मैंने। अब मैं जो अंकन करूंगा वो किसके लिए करूंगा, प्राथमिकता के लिए करूंगा, ताकि मैं आरएस निकाल सकूं। ये जो मैंने 1 2 3 4 अंकन किया है अभी, जो बिना गोले वाला किया है, ये मैंने किसका किया है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन किया है फिशर के अंदर। अब बात करूं यहाँ पर, ब्रोमीन को 1 नंबर देना पड़ेगा, 2 नंबर क्या देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, 3 नंबर इस मेथिल को देना पड़ेगा और 4 नंबर इस हाइड्रोजन को देना पड़ेगा। 1 से 2, 2 से 3 किधर चल रहे बेटा, बोल नहीं रहे हो यार। 1 से 2, 2 से 3 किधर चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में या घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं, यानी कि S होगा, लेकिन विन्यास क्या हो जाएगा R, क्योंकि चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ आ रहा है, क्षैतिज पर आ रहा है। फिर बात करूंगा यहाँ पे, तो दूसरे वाले केस में आप देखो, मैं चौक चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर इस क्लोरीन की बात करूंगा तो इसको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर किसको मिलेगा, इस कार्बन को मिलेगा, 3 नंबर इस मेथिल को मिलेगा, 4 नंबर इस हाइड्रोजन को। नीचे वाले किरल केंद्र के लिए बात कर रहा हूँ, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, घड़ी की दिशा में जा रहा हूँ, R आना चाहिए, लेकिन होगा क्या, S। क्यों, क्योंकि चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ आ रहा है, क्षैतिज पर आ रहा है, फिशर का गोल्डन नियम है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे बेटा, 2 पर तो R आ रहा है और 3 पर क्या आ रहा है, आपका S आ रहा है, विन्यास ये आना चाहिए। और अगर आपने इसका ही निकाल दिया ना तो आपका आंसर उल्टा आ जाएगा, आप 2s और 3r निकाल के आ जाओगे। विश्वास नहीं हो तो निकाल के देख लेना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहाँ पर इसका सबसे पहले फिशर बनाओगे तो मैं इसको सीधे किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैंने बोला आपको राइट वाला वेज होता है और लेफ्ट वाला क्या होता है, डैश होता है। राइट वाला वेज होता है और लेफ्ट वाला क्या होता है, डैश होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, वापस से बता रहा हूँ। बस अब तो इसको यूं करके खड़ा करना है, चाहे यूं करके खड़ा कर दो, कैसे भी कर सकते हो। मैं इस तरह से करूँगा जिससे मेरे फिशर सीधे बन जाए, आप कैसे भी कर दो। आपको तो एंड में फिशर चेक करना है कि वो फिशर सही बना है कि नहीं बना है। हाइड्रोजन इधर, क्लोरीन इधर। फिर अब फिशर बनाना है तो फिशर कैसे बनाते हैं, ये दो कट लग रहे हैं। जो चीज़ डैश पर लिखी है, जिस तरफ लिखी है उसको उसी तरफ लिखते हैं। डैश पर हाइड्रोजन लिखे हैं, जिस तरफ लिखे हैं उसी तरफ लिखेंगे। वेज पर ब्रोमीन, इधर क्लोरीन, ऊपर मेथिल, नीचे मेथिल। अरे नहीं आ रही बात समझ, आसान है कि नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन नहीं। अब यहाँ पर देखो आप, जो यहाँ पर ब्रोमीन क्लोरीन आ रहे हैं वो अब इस साइड आ जा रहे हैं, तो यानी कि विन्यास उल्टा आने वाला है। देखते हैं फिर भी अपन तो करके। यहाँ पर बात करें, पहले तो फिशर सही बनाया क्या, बिल्कुल सही बनाया, IUPAC के अनुसार बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को अंकन करना है पहले इसके लिए, मतलब प्राथमिकता देनी है। 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर दूंगा। 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है,
क्लॉकवाइज आ रहे हैं ना, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, देखो ना घड़ी की दिशा में, तो आर आ रहा है, लेकिन होगा क्या, एस होगा। एस क्यों होगा, क्योंकि चौथी प्राथमिकता का समूह क्षैतिज पर आ रहा है। फिर अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो नीचे वाले में 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर किसको दूंगा, इसको दूंगा, 3 नंबर इसको। सर ये नंबर कैसे दे रहे हो, सीआईपी नियम जाके पढ़ो, ईजेड विन्यास में अपना पता चल जाएगा कैसे नंबर दे रहा हूँ, ठीक है ना, प्राथमिकता कैसे दे रहा हूँ। 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, यानी कि एस आना चाहिए था, लेकिन आएगा क्या, आर, क्योंकि चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ लगा हुआ है, डैश पर लगा हुआ है, या सॉरी चौथी प्राथमिकता का समूह क्षैतिज पर लगा हुआ है, क्षैतिज पर लगा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2s 3r आ जाएगा, और ऊपर वाले का 2r 3s आ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका उल्टा लिखा हुआ है। 9वां वाला आपने ट्राई किया होगा, मैंने आपको बताया है कि इसको बस खड़ा करके और इसका क्या कर लो, इसका फिशर बना लो। तो फिशर बनाना है, तो फिशर बनाने के लिए पहले तो इसको सीधा कर लेते हैं, नीचे इसको इस तरह से खड़ा, इस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इधर COH आ जाएगा, इधर आपका डैश पे H है, इधर आपका OH है, और इधर आपका COH है, इधर आपका OH है, ठीक है, और इधर आपका H है। बस अब तो फिशर बन जाएगा। फिशर कैसे बनेगा, इधर ध्यान दो, जो चीज़ डैश पर लिखी है, जिस तरफ लिखी है उसको उसी तरफ लिखना है। इधर H लिखूंगा, उधर डैश पे H लिखूंगा, बाकी का आइटम को इधर उधर पटक दूंगा, और COH सबसे ज़्यादा कार्बन का आने चाहिए, ऊर्ध्वाधर पर आने चाहिए। फिशर बनाने के आपको नियम बताए थे मैंने पहले भी। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपने को पता है कि यार ये बिल्कुल सही बना हुआ है IUPAC के अनुसार, तो उसका तो लफड़ा है ही नहीं। अब तो अपन को सीधे बस प्राथमिकता देनी है। 1 नंबर इसको दूंगा। अब यहाँ पर देखो, ये कार्बन से ऑक्सीजन भी जुड़ा है, ये कार्बन से कार्बन भी जुड़ा है, इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, केवल इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से सीधे ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से कार्बन जुड़ के ऑक्सीजन जुड़ा है, और कार्बन जुड़ा है। अब आपको देखना है कि इसको प्राथमिकता दूंगा या इन दोनों में से किसको प्राथमिकता दूंगा, वो आपको सोचना है। तो इस कार्बन से देखूंगा तो COH जुड़ा है, इस कार्बन, अब दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा सोचने वाली बात है यहाँ पर, किसको प्राथमिकता देना चाहिए बता दो फटाफट। यहां पर देखूंगा तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, COOH लिखा हुआ है, जबकि इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो आपको प्राथमिकता के लिए सोचना पड़ेगा कि किसको देनी है, जल्दी से सोच के बताओ, ट्राई करो एक बार इसको। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं बात करूं, इस कार्बन से ये कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन, यहां तक तो कहानी सेम है, लेकिन यहां से इस कार्बन से देखूंगा अगले, मतलब यहां तक की बात पे आ गए तो इससे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, जबकि यहां से ऑक्सीजन और कार्बन जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिकता किसको मिलेगी बेटा, 2 नंबर इसको मिलेगा, फिर 3 नंबर इसको मिलेगा, और 4 नंबर इसको मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? आराम से तसल्ली से मैंने आपको समय दिया है, वापस सुन लो। इस कार्बन से कार्बन और इस कार्बन से कार्बन, यहाँ तक की कहानी सेम है। अब यहाँ तक की कहानी तो सेम है, तो आगे चलूंगा। इस कार्बन से ऑक्सीजन और कार्बन जुड़ा है, जबकि इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला जीतेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एस आना चाहिए था, लेकिन आएगा क्या, आर, क्योंकि चौथी प्राथमिकता का समूह क्षैतिज पर है। फिर ऐसे ही इसमें देखूंगा नीचे वाले में, तो चौक चेंज कर लेते हैं। 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर किसको दूंगा, 2 नंबर इसको दूंगा, अभी बताया था उसको देना है। 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। घड़ी की दिशा में जा रहा हूँ, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा हूँ, उल्टी दिशा में जा रहा हूँ, तो क्या आना चाहिए था, एस, लेकिन होगा क्या, आर। तो विन्यास क्या आ गया आपका, 2r 3r, ये विन्यास आ गया आपका। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने दो कार्बन वाला फिशर दिया आपको, मैंने 2 विन्यास निकाले, 2 किरेल केंद्र वाला फिशर दिया, 3 किरेल वाला भी मिल सकता है, 4 वाला भी मिल सकता है, लेकिन इतना कोई नहीं पूछना चाहता। आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, वो आपको आता है नहीं आता, इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं है, फोकट मेहनत नहीं कराना चाहता, ठीक है ना। जेई या नीट की तैयारी करने वाले वो जो मास्टर बैठे हैं वहाँ, जो पेपर बना के देते हैं, वो फोकट की चीज़ें नहीं पूछते, वो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें पूछते हैं। तो उसको कॉन्सेप्ट चेक करना होगा, तो वो इतनी सी चीज़ से चेक कर लेगा कि आपको ये चीज़ें आती है या नहीं आती है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि ऊर्ध्वाधर पे अगर चौथी प्राथमिकता का समूह है तो आर का आर और एस का एस ही रहने वाला है। अगर क्षैतिज पर है तो आर का एस हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा। 3 ग्रुप रोटेशन वाली बात याद रखनी है। चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पर होना चाहिए, ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है।
और 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज चलने पर आर, और 1 से 2 से 3 चलने पर एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए। ये बात याद रखनी है। मतलब आज के लेक्चर में कुल मिला के आर और एस में अपन ने ये तो सिखाया है, एक ग्रुप चेंज करोगे, ऑड चेंज करोगे तो ऑड चेंज करने पे विन्यास चेंज होता है, इवन चेंज करने पर विन्यास सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, है ना। और आज का लेक्चर अपन यही फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि किरेल यौगिक क्या होते हैं और क्या होता है सम्मित तल, केंद्रीय समिति, इन सब की बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ो, 12th की एनसीईआरटी जाके देखो, उसमें जो पहला चैप्टर दिया हुआ है उसी के अंदर किरेल यौगिक के बारे में काफ़ी बातें लिखी हुई है, तो उसको एक बार पढ़ के आना, रीड करके आना, ताकि आपको सहायता मिलेगी, समझने में आसानी मिलेगी। बहुत उम्दा क्वालिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ पे किरेल यौगिक के लिए। थैंक यू सो मच।